स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में देखा था, और साथ ही साथ हाउ टू कैलकुलेट वन टॉप फैक्टर कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और मैंने साथ ही साथ ये फॉर्मूला आपको बताया था कि m थ्योरेटिकल बाई में m ऑब्जर्व, यही वैल्यू क्या होता है I, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अच्छा इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं n ऑब्जर्व बाई में n थ्योरेटिकल। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व मोल बाई में थ्योरेटिकल मोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई में मोलर मास। अगर ये ऑब्जर्व है तो ये भी ऑब्जर्व मोलर मास होंगे, और अगर ये थ्योरेटिकल हुआ तो ये भी क्या होगा थ्योरेटिकल हो जाएगा। और जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए इसका मतलब कि ऑब्जर्व मोल बाई में थ्योरेटिकल मोल, इसका मतलब क्या है ये समझिए कि जैसे 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया है, ठीक है, और यहां पे दिया है 1 मोल NaCl। अब यहां से n ऑब्जर्व मोल निकालना है, तो आपको पता है कि यूरिया के लिए ये वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज नहीं होता है, आयंस प्रोड्यूस नहीं देगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। और NaCl आयोनाइज होगा, इसके लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 2। 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। ठीक है, 1 मोल ऑफ यूरिया यानी n ऑब्जर्व मोल कितने हो जाएंगे इसके 1 हो जाएंगे। ध्यान से देखो I की वैल्यू 1 है, तो n ऑब्जर्व बाय में n थ्योरेटिकल इक्वल टू I। ओके, उसी तरह ऑब्जर्व मोल इसके 1 दे दिया गया है थ्योरेटिकल, दिस इज अ थ्योरेटिकल मोल, और तो ऑब्जर्व मोल निकल जाएगा। अब 1 मोल थ्योरेटिकल दिया हुआ है, यहां पे n ऑब्जर्व मोल कैसे निकालोगे, कितने आने वाले हैं 2। यही डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, तो यहां I से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए n ऑब्जर्व इक्वल टू n, क्या होता है फॉर्मूला n ऑब्जर्व अपन n थ्योरेटिकल इक्वल टू I। हमको ये निकालना है, तो n ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू n थ्योरेटिकल। देखिए n मोल ऑफ थ्योरेटिकल, और ये मोल दे दिया गया है 1 है क्वेश्चंस में। क्लियर? तो ये कंडीशंस होता है, और इसका यूज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ने वन टॉप फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि आपको पता है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक एक करके हम लोग आज समझेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग को पढ़ना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? आप लोग ने देखा होगा रेजिन को जब आप वाटर में डीप करते हो, दिस इज द वाटर, तो ये रेजिन है, और वाटर में जब डीप करते हो तो रेजिन क्या हो जाता है स्वेल अप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल अप हो जाता है, कुछ ऐसा शेप आ जाता है। लेकिन इसी रेजिन को जब आप कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में रखते हैं, किसमें रखते हैं? कॉन्सेंट्रेट NaCl सोल्यूशन में रेजिन को रखते हैं, तो रेजिन का शेप मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो ये श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाता है। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने अभी बोला कि जब आपने देखा है किशमिश को पानी के अंदर डीप करेंगे रेजिन को, तो किशमिश क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। जबकि इसी रेजिन को कॉन्सेंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो रेजिन श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। The spontaneous flow of solvent molecule through SPM
from dilute solution to the concentrated solution, और इसी को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। मैंने लिखा था स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम। एसपीएम क्या है? एसपीएम सबको पता है कि एसपीएम इज व्हाट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। It allow only solvent to flow। यानी एसपीएम क्या होता है? जो केवल सॉल्वेंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एसपीएम आपने देखा होगा, एक होता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, और एक होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी मेम्ब्रेन्स आपको पता है, नेचुरल क्या है? एसपीएम एनिमल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल है Cu2 का होल 6। ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसका आर्टिफिशियल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम इज नोन एज व्हाट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो। एसपीएम नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। एनिमल सेल्स जितने होते हैं मेम्ब्रेन्स, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। हमारे बॉडी में भी सेल है मेम्ब्रेन्स है, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्या है? दिस। और जो हमारे सही मेम्ब्रेन्स है वो सब नेचुरल है। एनिमल्स हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उसमें एक वर्ड आया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाके उसके एग्जाम्पल आप कर सकते हो। तो मैंने लिखा द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम या थ्रू एसपीएम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब समझिएगा कि ये है क्या ऑस्मोसिस में। सपोज ये आपके पास एक तरफ मैं रख दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस वन इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक तरफ हमने रख दिया कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोसिस क्या लिखा है मैंने। ऑस्मोसिस लिखा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम। ये है आपका एसपीएम। कहां से कहां फ्लो होगा? तो मैंने लिखा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की तरफ। ठीक है, यानी डाइल्यूट से ये जो मॉलिक्यूल है ये कहां फ्लो होंगे? कॉन्सेंट्रेट की तरफ, सारे के सारे। ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from dilute solution to the concentrated solution. This process is known as osmosis. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि osmosis के डेफिनेशन के बाद हमने कभी एग्जांपल दिया था कि रेजिन को, जब रेजिन को वाटर में रखते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो रेजिन स्वेल अप हो जाता है। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। यानी बाहर क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बाहर कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। रेजिन के अंदर कैसा सॉल्यूशन है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस डाइल्यूट से कहां जाएगा? कॉन्सेंट्रेट तरफ। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल सब कहां जाएंगे? रेजिन के अंदर, और जिसकी वजह से रेजिन क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है जो अपने आप हो। ठीक है, तो यानी ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द
कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन। तो देखिए बाहर डाइल्यूट था और रेजिन के अंदर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, तो बाहर से पानी कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है रेजिन के अंदर, इसलिए रेजिन क्या हो जाता है, स्वेल अप। तो वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर रहा है मेम्ब्रेन्स में, तो इसको कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। दूसरे केस में आप ये देखिए कि इसी रेजिन को कॉन्सेंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया गया, तो रेजिन क्या हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। इसका रीजन क्या है, फिर एक बार डेफिनेशन आते हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यही है कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट, इस समय बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, और रेजिन के अंदर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस कहां से कहां तक होता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की तरफ, यानी अब रेजिन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रेजिन के अंदर से, मेम्ब्रेन्स के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इस वजह से वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब कि अब रेजिन से पानी निकल रहा है बाहर, इसलिए इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस के बारे में बता रहा हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस क्यों होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑस्मोसिस क्यों होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस होने का रीजन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां यानी प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ऑस्मोसिस किया जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ऑस्मोसिस क्यों होता है, तो रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑस्मोसिस क्या है सबको पता चल गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए। अब देखो, ध्यान दो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। क्लियर, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है, इस फोर्स को, इस प्रेशर को बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे हवा से खिड़कियां खुल रही है, तो हवा कितना प्रेशर लगा रहा है ये बता पाना मुश्किल है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जस्ट अपोजिट साइड एक फोर्स लगा देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो यहां एक पिस्टन लगा दीजिए और इसी पिस्टन पे क्या लगा देंगे हम, प्रेशर। ठीक है, अब अगर ये इधर फ्लो हो रहा है और ये पिस्टन पे प्रेशर हम लगा रहे हैं, अब ये प्रेशर, इतना प्रेशर हो जाए जिस पे जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो रुक जाए, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब एट द प्रेशर कहां प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, अप्लाइड ऑन द concentrated side, concentrated solution where osmosis stop. The pressure where osmosis can be stopped. जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये सेंटेंस बोलना ऑस्मोसिस रुक जाता है ये उतना अच्छा नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इस साइड प्रेशर लगा दीजिए, इतना प्रेशर लगा दीजिए कि जो मॉलिक्यूल अब आ रहे थे वो आएगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर P है इसी को क्या कह दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला एट द प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यहीं से हो रहा है, एकदम सीक्वेंस से समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार, ऑस्मोसिस ये हो रहा है, इसको रोकना है। जब इसको रोकना है तो यहां प्रेशर लगा दीजिए,
कि जो जितने प्रेशर पे ये रुक जाए या डिक्रीज कर जाए उसी प्रेशर का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन एक तरह से और हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ठीक, मान लीजिए बाहर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बाहर आपके क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक, और सॉल्यूशन कॉलम में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बताइए ऑस्मोसिस कहां से होने वाला है, किस साइड से होने वाला है, कहां से फ्लो होंगे, क्या कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ या डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की तरफ? तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये डाइल्यूट कहां जाएगा, मॉलिक्यूल अंदर, यही है फ्लो। जैसे जैसे जाएगा ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं अंदर, सॉल्यूशन कॉलम क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि h हाइट पर, ये h हाइट है, आपको पता है कि नीचे जो फोर्स लग रहा है क्या लगता है, mg, और प्रेशर जो लगता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, रो जी एच। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और h क्या है, हाइट सॉल्यूशन कॉलम का। इसका मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा है फ्रॉम डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, तो जिसकी वजह से ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक हाइट आकर ये क्या हो जाएगा, यानी एक हाइट पर हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे। तो h हाइट पे वो रुक गया, और जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। फिर इसमें पड़ा है डाउन mgh। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर develop due to solution column, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसी P को हम क्या लिख देंगे, पाई इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द सॉल्यूशन कॉलम, और एट इक्विलिब्रियम, ये लिखना बहुत जरूरी है, एट इक्विलिब्रियम पर, तभी तो वो स्टॉप होगा, रुकेगा। और ऑस्मोसिस रुक गया, वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही P क्या हो गया, पाई। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, रो जी एच। एक इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस मतलब कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएफ, ये है ऑस्मोसिस। अब ये डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की तरफ जब जा रहे हैं तो हमको ये प्रेशर लगाना बड़ा कठिन लगेगा, तो हम कॉन्सेंट्रेट साइड एक पिस्टन लगा देंगे और उस पिस्टन पे मेजर कर लेंगे कितना प्रेशर लगा है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए, ऑस्मोसिस डिक्रीज हो जाए, और उसी प्रेशर को क्या नाम दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। दूसरा केस, ऑस्मोटिक प्रेशर को दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कॉलम में कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, और ऑस्मोसिस कहां से कहां तक होता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट। जब ये इसके अंदर जाएंगे तो ये लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन h हाइट पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, किसी ना किसी हाइट पर जाकर, क्योंकि नीचे भी फोर्स लग रहा है, और जब स्टॉप हो गया वही क्या है, ऑस्मोसिस है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहा गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किससे डेवलप होता है, ड्यू टू द सॉल्यूशन कॉलम। कब डिफाइन करते हैं, एट इक्विलिब्रियम। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज और,
ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पिस्टन पे आपने एक प्रेशर लगाया था, वो प्रेशर कितना लगाया था जिस पर ऑस्मोसिस रुक जाता है, रुकना थोड़ा अच्छा वर्डिंग रहेगा, डिक्रीज हो जाता है कह सकते हो, ठीक है, यानी एट द प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप दैट नोन इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप सोचिए कि हम इस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए, इस बात को समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, इस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए, ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल इसमें जाने लगे, देखिए, यानी कॉन्सेंट्रेट से कहां जाने लगे, डाइल्यूट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना क्या बताने जा रहा हूं, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एट द प्रेशर, कौन सा प्रेशर, P मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो रुक जा रहा था, लेकिन अब उतना प्रेशर लगाओ जो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो। तो एट द प्रेशर, ठीक है, P एट द प्रेशर वेयर या ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर वेयर osmosis can be reversed or flow of solvent molecule from concentrate solution to dilute solution through SPO, इसका मतलब देखिए ऑस्मोसिस होता था डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट, लेकिन मैं यहां पे क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट, यानी रिवर्स हो गया ऑस्मोसिस, और इसी को कहते हैं कॉल्ड आरओ, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए क्या नाम हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिएगा, इतना प्रेशर लगा दो, कितना प्रेशर लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दो, कहां पे, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन साइड, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो हो सकता है कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए, यानी मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेट से कहां जाने लगे, डाइल्यूट की तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ऑस्मोटिक में सॉल्यूशन चैप्टर्स में ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन था। अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी M is directly proportional to the temperature, मोलरिटी और कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिटी, दोनों से मिला लो, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लग जाता है, आर, सी आर, जहां आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी, CRT या MRT। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू C की जगह रख दीजिए N/V/RT, और यहां से आप पाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, NRT, देखिए PV इक्वल टू NRT, जस्ट लाइक, ठीक है। अब यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर N की जगह क्या लिख दीजिएगा, W/M/RT, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब न्यूमेरिकल इसी से रखेंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास, तो N इक्वल टू दिस वन। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो N है ये थ्योरेटिकल मोल है, कौन सा मोल है, थ्योरेटिकल। आपको चाहिए ऑब्जर्व मोल,
क्या चाहिए? ऑब्जर्व मोल। तो इसका मतलब कि पाई वी इक्वल टू W/m RT जो लिख रहे हैं आप, और इसी जगह क्या लिखा था मैंने? n RT लिख रहे हैं। अब यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए I से, ठीक है? I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है? क्योंकि आपको पता है n ऑब्जर्व बाय में n थ्योरेटिकल इक्वल टू I, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W/m RT इंटू I, ठीक है? अब मोल I से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कौन सा मोल आ गया? n ऑब्जर्व मोल आ गया, n थ्योरेटिकल इंटू I। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिएगा। W/m RT, ये जो मोल होते हैं वो थ्योरेटिकल मोल होते हैं। इसको ऑब्जर्व में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वांट ऑफ फैक्टर से, और वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालने आया है, ठीक है? अब ये यूरिया हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाए, उसके लिए I की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अब इस चीज को समझिएगा। सपोज क्वेश्चन से दे रहे हैं 60 ग्राम यूरिया 3 लीटर ऑफ, ऐसा लिख देता हूं, 3 लीटर ऑफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री, ठीक है? एट 27 डिग्री, फाइंड व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक? इसमें एक चीज समझ लेना, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 8.314 को लगभग कितना लिखते हैं? 25/3, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो उस समय वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है? और प्रेशर जो निकाल रहे हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पहला कंडीशन ये था। R की वैल्यू यदि 8.314 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें निकलता है? पास्कल में या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? मीटर क्यूब में। सेकंड केस आप समझ लीजिए कि अगर R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है, और इसी को हम लोग शॉर्टकट क्या लिखते हैं? 1/12, ठीक है? तो यहां पे वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही आएगा, और जो प्रेशर है वो एटीएम में होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि एक एटीएम में 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है? या पास्कल होता है। तो एक बार बता दें, एक बार में कितने हो जाएंगे? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक एटीएम में 1.013 बार होते हैं, ठीक है? ये सब हम लोग कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में रखेंगे, ओके? आइए अब देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर R की वैल्यू ये रख रहे हैं तो आंसर एटीएम में आ रहा है, और R की वैल्यू यदि जूल केल्विन इनवर्स रख रहे हैं तो आंसर पास्कल में या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहां क्वेश्चन दिया कि 3 लीटर ऑफ 60 ग्राम यूरिया, या 5 लीटर कर दूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 27 डिग्री, फाइंड पाई। तो देखिए सबसे पहला चीज यूरिया, तो यूरिया के लिए I की वैल्यू क्या होती है? 1। मोल ऑफ यूरिया बता दे, गिवन मास बाई में मोलर मास, 60 ग्राम बाई में 60, मोल कितने हो गए? 1। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर से देखिए बताओ, nRT/v इंटू I। n की वैल्यू कितनी है? 1।
अब R की वैल्यू मैं कितना ले रहा हूं 1/12, T की वैल्यू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन और I की वैल्यू 1, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। अब यहां से आप वैल्यू पुट ऑफ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर 5। अब क्या लिखेंगे 5, देखिए R की वैल्यू क्या यूज किया था 1/12, R की वैल्यू क्या यूज किया था 1/12, तो प्रेशर किसमें आया था 80 में। ऐसे आप सॉल्व करें।